हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 में बच्चों चैप्टर नंबर 1 था हमारा रियल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज थी 1.2। वहाँ के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर बच्चों कहाँ से करना था, क्वेश्चन नंबर 3 से करना था। वैसे अगर आपको याद हो तो मैं आप लोगों को एचसीएफ के बारे में बता चुका हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। और जो जो फैक्टर वहाँ पे कॉमन होते हैं वही हमारे क्या होगा, एचसीएफ। और एलसीएम के अंदर हम लोग जो कॉमन फैक्टर थे वो तो लेते ही हैं, और जो हमारे अनकॉमन रह जाते हैं उनको भी हम लोग ले लेते हैं। तो वहाँ से क्या निकलता है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ के अंदर जो नंबर निकलता है वो बाकी दो नंबरों को डिवाइड करता है। एलसीएम में जो नंबर आता है वो दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, फिर वहां से जर्नी हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था इसका, जैसे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था बच्चों 12 और 18। ठीक है, अगर 12 को मैं देखूं बेटा ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और उसके बाद होगा 12 से। 18 बच्चों किस किस से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से और 9 से और इसके बाद 18 से। अब यहाँ पे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है, तो आप लोगों ने देखा बच्चों ये नंबर कॉमन है, दैट इज 2। 3 भी यहाँ पे कॉमन है और 6 भी यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉमन है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 12 वो इन सभी से डिवाइड हो रहा है, ये सारे इसके फैक्टर हैं। ऐसे 18 के बच्चों ये सारे फैक्टर हैं। अब इन फैक्टरों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है बच्चों, तो इन फैक्टरों में देखो जो कॉमन है, पहली बात तो 2 है, 3 है, ये कॉमन फैक्टर है। अब इन सभी के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है बच्चों, 6। तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा बच्चों, एचसीएफ आएगा बच्चों 6। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएंगे बच्चों, इसका एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, 6। अब 6 वो नंबर है जो पर्टिकुलर दोनों नंबरों क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एचसीएफ 12, 18 इज 6। ठीक है, ये तो बच्चों हम लोगों ने क्या लॉजिकल थिंकिंग से अपने पता लगाया, लेकिन हम लोग जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों 12 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे 12 का तो विच इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा वो, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा 2 2 या 4 इंटू 3। किसी भी फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी ये कहती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो मैंने 12 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ऐसे बच्चों 18 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा बच्चों। अब इसकी एचसीएफ की बात करते हैं बच्चों, तो एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, इसका एचसीएफ आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो जो दोनों में कॉमन है बच्चों, कॉमन क्या है बच्चों, एक 2 है हमारा और एक कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 3। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 एंड विच इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में करना है। गॉट इट। ये तो बच्चों ने बात करी किसकी, एचसीएफ की। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एलसीएम की। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ जिससे हमारा आप लोगों को थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाए और फिर हम लोग क्वेश्चन करना क्या करते हैं चालू, शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम की बच्चों बात करते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही आएगा। मल्टीपल बोला गया बच्चों और वो भी कॉमन, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अगर बच्चों 12 और 18 की बात करता हूं, आप मल्टीपल में यही करो, 12 का टेबल पढ़ना चालू करो। 12 बन जाए 12, 12 जो है 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे चलता जाएगा बच्चों। 18 का पढ़ना चालू करो, 18 का 18, 36, 54, 72 एंड सो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये दोनों नंबर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो पहला आप लोगों ने देखा ये दोनों नंबर कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, 36 पे। उसके बाद ये कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, 72 पे। ऐसे ही आगे आप बढ़ाते जाओगे तो और जगह मिलेंगे, 108 पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये मल्टीपल्स लिखे बच्चों मैंने इसके,
12 के मल्टीपल्स, 12 का टेबल मल्टीपल में जो मतलब एक तरीके से टेबल में आना ही तो होता है, 18 के मल्टीपल्स ये हैं। अब ये दोनों सबसे छोटी वैल्यू ऐसा कौन सा नंबर जहाँ पे सबसे पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि देखो मिलने का तो ये है कि आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपको आगे वाली वैल्यू मिलती जाएगी, तो लगातार नंबर बढ़ते जाएंगे, ऐसे तो उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए बच्चों हम लोगों ने सबसे छोटी वैल्यू पे काम किया। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है बच्चों, 36। तो दोनों नंबर कहाँ मिल रहे हैं जाके, 36 पे। तो अगर मैं इनका बोलूँ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 12 और 18 का बच्चों एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 36 आएगा सर। एलसीएम के अंदर वो नंबर आता है जहां पे दोनों मिल रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर इसी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम कैसे निकलता है बच्चों, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो फैक्टर हमारे कॉमन है बच्चों वो आ चुके हैं, तो 2 और 3 तो आ ही चुके थे, ये बात तो क्लियर है। मैंने क्या बोला, एलसीएम के अंदर जो फैक्टर कॉमन आ चुके थे उनको तो वैसे ही लिख दो, और जो अनकॉमन थे बच्चों, अनकॉमन ऊपर कौन सा था 2 और नीचे कौन सा था 3, इनको भी लिख दिया बच्चों। तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा बच्चों कितना हो गया 36। और एक चीज और याद रखिएगा, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, कि एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है बच्चों एचसीएफ से, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम खेलते हैं बच्चों, निकाला जाता है इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन बचे हुए थे उनको करते हैं, ठीक है, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे आते हैं। इससे आपका रिकॉल हो गया और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई यूज करके आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम लोग मेथड कौन सा यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 12 के अगर आप फैक्टर करो बच्चों, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 12। 15 के बच्चों का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों क्या होगा, दैट इज 3 इंटू 5। 21 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 3 इंटू 7। अब यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैं अगर इसका एचसीएफ फाइंड आउट करता हूँ बच्चों, क्या फाइंड करता हूँ एचसीएफ, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एलसीएम। तो एचसीएफ के अंदर बच्चों हम लोग उन नंबरों को लेते थे जो तीनों में क्या होते थे कॉमन। अब बच्चा कई बार क्या होता है, यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखे बच्चों, 1 2 और 3, तो तीनों में जज कैसे करोगे, पहले इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में आपको कौन, तीसरे को मत देखो, आप पहले 2 को देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप लोगों ने देखा सर कि इन दोनों में कॉमन सर 3 है। अब 3 देखो तीसरे वाले में कॉमन है क्या है, तो यानी कि तीनों में एक नंबर कॉमन है दैट इज 3। तो एचसीएफ कितना हो गया बच्चों 3। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, जो नंबर एचसीएफ में आया यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उसको तो फटाफट लिख दो, उसके बाद आपको वो सारे फैक्टर लिखने हैं जो बचे रह गए थे। तो बचे कौन कौन से रह गए थे बच्चों, ये 2 रह गए थे, इनको भी लिख दिया। यहाँ पर ये 5 रह गया था बच्चों, इसको भी लिख दिया। यहाँ ये 7 रह गया था बच्चों, इसको भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 5 जा 10 20 60 420 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 420 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की बच्चों इसकी बात करूं मैं, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है बच्चों 17 23 एंड 29। इसका बच्चों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो बच्चों 17 को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो 17 का फैक्टर तो 17 ही होगा, 23 का फैक्टर क्या होगा बच्चों 23, और 29 का क्या होगा 29 ही होगा, क्योंकि बच्चों तीनों के तीनों एक प्राइम नंबर है। तो इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 इंटू 1। अब यहाँ पे बात आती है इसका एचसीएफ की, किसकी बात आती है बच्चों यहाँ पर, इसकी एचसीएफ की। चलिए तो यहाँ पे अगर देखूं बच्चों में, तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ देखो तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है सिवाय किसको छोड़ के बच्चों 1 को छोड़ के। तो 1 को छोड़ के यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो गया 1। एलसीएम की बात करूंगा बच्चों, तो एलसीएम में 1 तो आया ही जो कॉमन था, बाकी जो बचे रह गए, बचे कौन से रह गए बच्चों 17 23 और 29। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो बच्चों। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 11339।
ये बच्चों इसका क्या निकल के आएगा, ये HCF आ गया 1, LCM आ गया 11339। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8, 9 और 25। थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 एंड 25। इन तीनों का क्या निकालना है आपको, HCF और LCM। तो यहाँ देखो बच्चों 8 को फैक्टराइज करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8। 9 को करोगे तो बच्चों 3 इंटू 3। 25 को करोगे बच्चों तो 5 इंटू 5। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 इंटू 1। इससे आपको कुछ कॉमन दिख जाएगा, नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ बात आती है बच्चों HCF की बात आती है। तो HCF में आपको कोई भी नंबर कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, तीनों में? HCF में बच्चों यानी कि कोई नंबर कॉमन नहीं है सिवाय किसको छोड़ के बच्चों, 1 को छोड़ के। LCM की बात करूंगा तो 1 तो आएगा ही आएगा। अब जो बचे रह गए, पहले वाले में क्या बचे रह गए थे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। दूसरे वाले में क्या बचे रह गए थे बच्चों, 3 इंटू 3। तीसरे वाले में क्या बचे रह गए थे बच्चों, 5 इंटू 5। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 25 25 4 जा 100, 400 और ये 9 3600। ये आ रहा है 3600। 3600 आ रहा है बच्चों। एक मिनट, 2 या 4 या 25, 4 जा 100 और 100 इंटू 2 200 और 200 इंटू 9 1800। 1800 आएगा बच्चों। ये बच्चों इसका क्या निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। ये वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक का 100% पूछे जाएंगे। आगे बढ़े बच्चों, एक्सरसाइज बच्चों 1.2 है हमारी, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू बच्चों 9। ठीक है, एंड आप लोगों से बोला है बच्चों फाइंड LCM। इसका आपको LCM फाइंड आउट करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं चलेंगे बच्चों। यहाँ पर यहाँ कौन सा कंसेप्ट लग गया बच्चों हमारा, आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था बच्चों। मैंने आपको बताया था हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, और वो रिलेशन ये था कि कभी भी आप LCM का, दो नंबरों का आप LCM निकाल रहे हो और आप लोगों ने क्या निकाला बच्चों, HCF फाइंड आउट किया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन्हीं दोनों नंबरों की क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जिन दो नंबरों का आप लोग LCM निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, तो उनका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो यहाँ देखो बच्चों, HCF तो आपको गिवन है 9, HCF आपको गिवन है 9, LCM बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है, और नंबर क्या है आपके पास 306, और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 657। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन में आप लोग ये वाला जो रिलेशन है बच्चों, इसके अंदर आप ये सब वैल्यू पुट कर दोगे। तो बच्चों पुट करते हैं यहाँ पर, LCM की जगह मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों, HCF की जगह बच्चों 9 रखा मैंने, नंबर था बच्चों 306, एक था बच्चों 657। तो LCM बराबर क्या हो गया बच्चों, 306 इंटू 657, और ये 9 बच्चों नीचे आएगा। 9 से इसको काटे बच्चों, 9 से काटूंगा तो 9 या 27, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, ये बच्चों क्या निकल के आएगा LCM। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और बताओ मुझे यार कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों रिजल्ट क्या आ रहा है, फटाफट इसको मल्टीप्लाई करने में 22338। ये बच्चों क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो मेन चीज जो थी, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये थी कि आपको इनके बीच में क्या पता होना चाहिए, इन चारों में रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेशन वो क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करना है आपको। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मेन चीज समझ जाओगे ना तो फिर कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 की पावर n, 9 की पावर n, 12 की पावर n, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सबका कंसेप्ट सेम ही है। अगर आप एक का कंसेप्ट समझ गए तो बाकी सबका कंसेप्ट भी आप लोग इजीली कर लोगे। बाकी सबके अंदर भी एक ही लाइन चलनी है बच्चों, और हर एक का आंसर भी क्या आता है, सेम ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
कंसेप्ट समझ लो बच्चों यार। बोला चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर है 5वां, इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है 6 की पावर n ये जो नंबर है पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए कभी 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज़ देखना, बड़ा ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट जो समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप लोगों से बोला जाएगा, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में तो हमारे एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, इसमें 6 की पावर n पूछा गया। फिर आप अपने एग्जाम्पल में देखोगे तो 4 की पावर n मिलेगा। आप सीबीएसई के पेपर में देखोगे तो 9 की पावर n मिलेगा। आप और देखोगे तो 12 की पावर n मिलेगा। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये 4 पूछे, बहुत ज़्यादातर पूछे गए हैं। 6 की पावर n, 4 की पावर n, 9 की पावर n, 12 की पावर n। क्या ये नंबर कभी 0 पे एंड होंगे? नेचुरल नंबर n की जगह अगर हम लोग नेचुरल नंबर पुट करें तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो एक चीज़ देखो बच्चों, जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, कहाँ समझा दूँ? यहाँ समझा दूँ कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने यहाँ लिखा 10, 0 पे एंड हो रहा है बच्चों। मैं लिखा बच्चों 20, 0 पे एंड हो रहा है। मैं लिखा 30, 0 पे एंड हो रहा है। मैं लिखा बच्चों 40, ये भी सब 0 पे एंड हो रहे हैं। अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, देखते चले यार, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा बच्चों तो ये आएगा 2 × 5। 20 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 20 को कैसे लिखते हैं? 4 × 5। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 × 2 × 5। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 10 × 3, तो 3 × 2 × 5। 40 का करोगे तो 4 × 10 यानी कि 2 × 2 × 2 × 5। एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सभी का बच्चों, बोलो हाँ है ना। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 × 5 आएगा। वो दो प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक हुआ, 2 और 5। 20 को ब्रेक किया तो 2 × 2 × 5, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। 30 को ब्रेक किया तो 3 × 2 × 5। 40 को ब्रेक किया तो 2 × 2 × 2 × 5। ये हुआ। तो ये सभी नंबर 0 पे एंड हो रहे हैं। तो आप इनमें एक कॉमन फैक्टर देख रहे होंगे, ये दिख रहा है बच्चों, सभी के अंदर दो पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर आ रहे हैं और वो कौन से हैं? दैट इज 2 × 5। तो किसी भी नंबर को एंड होने के लिए उसमें दो प्राइम फैक्टराइजेशन, दो प्राइम नंबर होने चाहिए नेसेसरी। वो कौन से हैं? 2 और 5। तभी जाके वो नंबर एंड होगा 0 पे। अगर उसके दो प्राइम फैक्टर के अंदर दो फैक्टर आ रहे हों, यानी कि 2 और 5 आ रहा होगा तो वो एंड होगा। अगर इन दोनों में से भी कोई एक एब्सेंट हो गया तो वो नंबर एंड नहीं होगा 0 पे। समझ रहे हो? तो कोई भी नंबर एंड होने के लिए 0 पर उसमें प्राइम फैक्टर होने चाहिए, और वो भी कौन से? 2 और 5 तो बिल्कुल नेसेसरी है। अगर ये होंगे, इनमें से भी कोई दोनों भाइयों में से एक एब्सेंट हो गया तो वो नंबर पर्टिकुलर एंड नहीं होगा 0 पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां अगर देखें तो यहां मैं कंसेप्ट लिखता हूं, अ नंबर एंड with digit 0 if it has 2 and 5 are as one of its prime factor। मतलब यानी कि कोई भी नंबर अगर आपका 0 पे एंड होता है तो उसके अंदर 2 और 5 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर जब करेंगे तो 2 और 5 तो मिलने ही चाहिए। अब देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन तो मैं आपको ओरली समझा दूंगा। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग अभी किस क्वेश्चन की बात करें? अभी हम लोग अपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया, अब देखते चला है आप लोग, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब ये होता है 2 × 3। ठीक, जब मैंने n बराबर बच्चों 2 पुट किया तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6। 6 × 6 का मतलब यानी कि 2 × 3 के बच्चों दो फैक्टर होंगे, तो ये हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। ठीक है, n × 3 का मतलब बच्चों 6 का क्यूब, तो 6 × 6 × 6 यानी कि 2 × 3 के ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे बच्चों? 3। इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 का क्यूब × 3 का क्यूब, ऐसे होगा। तो देखो यार, जब मैंने 1 पुट किया तो बच्चों 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। 6 का क्यूब हुआ तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो 6 की पावर n का मतलब ये क्या है बच्चों? 2 × 3 की पावर n, तो विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर n × 3 की पावर n, यही होगा।
और आप देख रहे हो जब मैं इसका प्राइम फैक्टर किए तो उसमें 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, एक 2 और 3, जबकि मैंने बोला था कोई भी नंबर आपका 0 पे जब एंड होता है तो उसमें 2 फैक्टर नेसेसरी हैं। वो कौन से थे? 2 और 5, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? सिंपल सा, अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? 6 की पावर n कैन नॉट, मैंने बाकी जितने भी लिखे थे ना वो कोई भी एंड नहीं होगा 0 पे, कैन नॉट एंड विथ digit 0 because it does not contain 2 तो है लेकिन दूसरा कौन सा नहीं है? 5. It does not contain 5 as a prime factor. किसी में 5 हो तो 2 में 2 नहीं हो तो लिख देना it does not contain 2 as a prime factor. तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया इसका। अब इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को बस अपनी यही एक थ्योरी लेके चलनी है, यही कंसेप्ट लेके चलना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखो मैंने आपको समझाया 6 की पावर 1 किया तो 2 और 3 आया, मतलब जब भी मैं इसको वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो 2 की पावर n बढ़ती जाएगी, 3 की पावर n बढ़ती जाएगी। 2 और 3 मिलेंगे इसमें एज अ प्राइम फैक्टर, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे नंबर हमारे 0 पे एंड हो रहे थे और ये एंड होने का पर्पस जो था वो इनके अंदर ये था कि ये कॉमन प्राइम फैक्टर था, दैट इज 2 और 5। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर एंड होता है विद 0 मतलब उसके अंदर 2 और 5 होंगे एज अ प्राइम फैक्टर, बट जबकि इसके अंदर 2 तो है बट 5 नहीं है। 3 से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब सिर्फ 2 लोगों से है, दैट इज 2 और 5। अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो कोई भी नंबर एंड होगा 0 से, अगर पर्टिकुलर वो दोनों नंबर नहीं है तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका एंड नहीं होगा 0 से। तो 6 की पावर n के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसमें प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 मिल रहे हैं, जबकि 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये नंबर पर्टिकुलर हमारा एंड नहीं होगा किस पे? 0 पे एंड नहीं होगा। 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद digit 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। गॉट इट? हटा दो बच्चों इसको, कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट बच्चों? अच्छे से नोट कर लेना सबके साथ, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चों का क्यों डरता है, क्यों लगता है इस क्वेश्चन में, मुझे समझ नहीं आता। आप एक बार कंसेप्ट समझिए ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको और क्वेश्चन बनाया था, जैसे 4 की पावर n था बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 2 आएगा, इसमें 5 आ रहा है क्या? तो ये भी एंड होगा क्या 0 पे? नहीं होगा। आप क्या लिखोगे? इट डज नॉट कंटेन, इट कैन नॉट बी एंड विद digit 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। 9 की पावर n देख लो बच्चों, 9 में क्या आएगा? 3 × 3 आएगा, इसमें तो 2 और 5 दोनों ही एब्सेंट है, तो ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 12 देख लो बच्चों, 12 में क्या आएगा? 2 × 2 × 3, ये आएगा, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, बट 5 है क्या? नहीं, तो ये भी एंड नहीं होगा 0 पे। सबके लिए स्टेटमेंट सेम ही रहेगी, इट कैन नॉट बी एंड विद digit 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि इन सब के अंदर 5 प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये सभी के सभी 0 पे एंड नहीं होंगे। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 6 वाला ये क्वेश्चन, 7 × 11 × 13 + 13, ये पर्टिकुलर बच्चों हमारा ये मुझसे बोला गया ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव करके बताइए। तो बेटा एक चीज़ आप देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप तभी कहते हैं कंपोजिट नंबर जो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या हो रहा, ब्रेक हो रहा, ये तो है। तो आप लोग क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू निकाल लो, फिर 13 के साथ ऐड कर दो, फिर जो नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होते हैं फैक्टरों में तो हमेशा, तो यहाँ से प्लस साइन को हटाना पड़ेगा बच्चों। तो जो सबसे अच्छा मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इन दोनों में देखो ना, इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर है बच्चों वो 13 है, तो मैंने बच्चों ऐसे कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 7 × 11, 13 चला गया, यहाँ से भी 13 चला गया, तो क्या बचेगा बच्चों 1। अब यहाँ पे 11 × 7 बच्चों 77 + 1, 77 + 1 बच्चों कितना होगा? दैट इज 78, यही होगा। अब यहाँ पे देखो 78 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ बच्चों, प्राइम फैक्टर करने का तरीका ये आपको आता है, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 39 जाएगा, अब 3 से करो, 3 13 जा जाएगा, फिर करो 13 1 जा जाएगा। तो 78 के बच्चों जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए 2 × 3 × 13। और आप लोगों को पता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपोजिट नंबर वो तब कहलाता है जब उसको हम लोग प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर है
इसमें 2 भी है, 3 भी है, 13 है। तो एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट की थोड़ा स्पेलिंग सही कर दें जरा, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होगा बच्चों, एक तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, सही है, तोड़ सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर कहते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट लेते हैं बच्चों इसका, दूसरे पार्ट में देखें यार, दूसरा पार्ट थोड़ा सा लंबा है, आई थिंक 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। सेकेंड पार्ट देख लो बच्चों, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हाँ। तो देखो बच्चों दोनों का कॉमन नंबर क्या है, दैट इज 5। 5 उठा लो कॉमन यहाँ से, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ कॉमन निकाल दिया बच्चों, क्या बचेगा, दैट इज 1। अब यहाँ अगर आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 2 इंटू 3 4 के 12 24 और इंटू 42 कितना हो जाएगा, 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, ये पर्टिकुलर 1009 किसी से डिवाइड होगा क्या, इसको ऐसे ही सिंपल छोड़ दो। 5 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ये भी आपका एक प्राइम नंबर है, तो पर्टिकुलर जो नंबर आ रहा है उसके 2 प्राइम फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या होगा, इसके भी फैक्टर ब्रेक हो रहे हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में, तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई दम नहीं है। आपको हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा, कॉमन निकाल लो, उसके प्राइम फैक्टर करके देख लो, हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कम से कम 2 तो हो ही रहे हैं। अब जब 2 नंबरों में ब्रेक हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, वो कंपोजिट नंबर है, खत्म। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। इसको नोट कर लो बच्चों पहले, तब तक हम जरा थोड़ा सा जल ले लें बेटा। नेक्स्ट वाला बच्चों क्वेश्चन पढ़े जरा फटाफट। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है वो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है किस क्वेश्चन में, कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये बड़ी दुविधा टाइप की रहती है बच्चों के अंदर। तो अगला क्वेश्चन वो उसी कंडीशन बेस्ड है। फिर और क्वेश्चन लेते हैं जैसे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? 2 स्टूडेंट है मान लीजिए, एक सोनिया और एक रवि। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक राउंड है, यहाँ से मान लीजिए चालू होता है, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए सोनिया को कितना समय लग रहा है बच्चों, 18 मिनट, ठीक है। और इसी चक्कर को लगाने में, इसी पॉइंट पर पहुंचने में रवि को कितना लग रहा है बच्चों, 12 मिनट। यानी कि रवि तेज दौड़ता है, रवि की स्पीड ज़्यादा है। तो देखो जब रवि यहाँ तक आ जाएगा तब तक सोनिया आ नहीं चुकी होगी, सही है, फिर रवि आगे निकल जाएगा, फिर सोनिया उसके पीछे पीछे। तो क्या एक ऐसा समय आएगा जब दोनों के दोनों लोग इसी पॉइंट पर मिल रहे होंगे? क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है। तो मेन चीज़ बच्चों ये है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, अब एक चीज़ खुद देखना है, सोनिया को देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सोनिया को पहला राउंड कवर करने में बच्चों 18 मिनट लगे, ठीक है, पहला राउंड, फर्स्ट राउंड।
ठीक है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। दूसरा राउंड करने में बच्चों 36 मिनट लगेंगे, तीसरा राउंड करने में 54 मिनट लगेंगे। रवि को कितना टाइम लगेगा बच्चों? पहला राउंड कवर करने में 12 मिनट, दूसरा राउंड करने में 24 मिनट, तीसरा राउंड करने में 36 मिनट। तो मतलब 36 मिनट में यहाँ देखो 36 मिनट पे दोनों के दोनों एक जगह आके मिल रहे होंगे। और एक तरीके से बच्चों ने क्या लिखे हैं, मल्टीपल्स लिखे हैं। देखो 12 दूनी 24, ये 36, 18 दूनी 36, 18 ये 54। तो ये क्या है, एक तरीके से ये मल्टीपल्स लिखे हैं। तो कितने समय बाद दोनों के दोनों एक जगह मिलेंगी? तो जब दोनों के दोनों एक जगह मिलते हैं तो मैंने आपको बताया था वो निकलता है एलसीएम। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, इनके एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो दोनों के दोनों बच्चों कितने समय बाद मिलेंगे? तो दोनों के दोनों मिलेंगे बच्चों 36 मिनट के बाद। दोनों के दोनों इसी पॉइंट पर क्या है, मिलेंगे, ठीक है। तो उस समय तक रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, सोनिया 2 चक्कर लगा पाई होगी, ठीक। तो ये तो हमने लॉजिकल तरीके से निकाला। अब हम लोग जब पेपर में आएगा तो वो कैसे निकालेंगे? टाइम एट विच बोथ मीट इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 12 और 18। तो 12 के बच्चों प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के प्राइम फैक्टर करोगे तो बच्चों 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा 10 मिनट। तो बच्चों अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम में आपको बता था जो कॉमन होते हैं बच्चों, कॉमन यहाँ पे क्या है बच्चों, एक 2 कॉमन है, एक कॉमन क्या है बच्चों 3। तो इनको तो लिख ही दो। और जो बचे रह गए, बचे कौन से रह गए बच्चों? बचा रहेगा यहाँ पे 2, यहाँ रह गया 3, इनको भी लिख दो। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 36। तो यानी कि 36 मिनट बाद, आफ्टर कितने, आफ्टर 36 मिनट्स बाद दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे जाके क्या करेंगे बच्चों, मिलेंगे। और यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म, ठीक है। कैसा लगा, बढ़िया। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? हटाएं, कुछ क्वेश्चन और भी लेते हैं बच्चों, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हटा दूँ इसको, कोई दिक्कत इसमें बच्चों किसी को भी? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। जहां भी सब लोग मिल रहे हो एक जगह पे आके, एक पॉइंट पे आके, वहां एलसीएम निकलता है। क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों में, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों ये है, 3 bells toll at an interval of 12 मिनट, ठीक है, 16 मिनट एंड 24 मिनट। Respectively, if they begin if they begin to toll together at 8 a.m., at what time will they toll together? For the next, ये क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चन करना है, क्या कंसेप्ट लगाना है आपको। मेन 3 बेल्स हैं बच्चों जो बजती हैं। एक बेल बजती है 12 मिनट पे, एक बेल बजती है 16 मिनट पे, एक बेल बजती है 24 मिनट पे, ठीक है। और वो तीनों की तीनों पर्टिकुलर एक एट अ टाइम जो बजती हैं लगातार, तीनों की तीनों एक टाइम पे, जब मेन टाइम जो है, जिस टाइम पे तीनों की तीनों बजती हैं वो है 8 बजे। तो अगली बार तीनों की तीनों किस टाइम पे बज रही होंगी, आप लोग से ये पूछा है। तो देखो बच्चों, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो 3 स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट चक्कर लगाता है 12 मिनट में, ये स्टूडेंट चक्कर लगाता है